नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा के कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में जब लोग बोलते हैं कि लड़कियों और लड़कों में तो कोई फ़र्क ही नहीं करते, सब बराबर ही होते हैं, लेकिन कितने आंदोलन चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बावजूद भी क्या ये सब सही है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बतलाइएगा। इसी संदर्भ में मेरी ये कहानी प्रतिलिपि के लिए जो लिखी गई थी, काफ़ी पसंद भी की गई है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है दीदी के इस हाल का जिम्मेदार कौन। हेलो दीदी, सोनम दी के बारे में कुछ पता पड़ा? नहीं, मेरे से भी काफ़ी समय से कोई बात नहीं हुई। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। परमात्मा करे सब ठीक हो। सारी बहनें आपस में फ़ोन करके सोनम दी के बारे में बातें ज़रूर कर रही थी, लेकिन मन सबका जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। भाभी बहनें परमात्मा करे सब ठीक हो कहकर अपनी जिम्मेदारी परमात्मा पर डालकर अपने काम में और अपने जीवन में व्यस्त हो जाना चाहती थी। वरना क्या ऐसा होता? गांव के 11 बच्चों वाले प्रतिष्ठित जमींदार के बहुत बड़े घर की 5वीं पुत्री थी सोनम। परिवार की प्रतिष्ठा के अनुरूप सभी 6 बहनों और 5 भाइयों का प्रतिष्ठित परिवारों में विवाह संपन्न हो गया था। यूं तो सोनम का विवाह भी साथ ही के गांव के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार के सूरज से हुआ था। सूरज की दोनों बहनें भी साथ ही के गांव में ब्याही थीं। पिता का साया सर पर से उठने के बाद माँ का लाड प्यार और अंतहीन पैसा सूरज की उद्दंडता बढ़ाता चला गया। शादी के बाद भी पूरा दिन असामाजिक तत्वों के साथ बिताना और सब गलत काम करना उसकी आदत बन गई थी। अपनी बहनों और ससुराल पक्ष से भी झूठ बोलकर वह काफ़ी पैसे ऐंठ चुका था। माँ की मृत्यु के बाद सूरज की दोनों बहनों ने अपना हिस्सा ले लिया था और सूरज को अपने हिस्से को गंवाने में चंद महीने ही लगे। घर बाहर सबको धोखा देने के बाद जब घर का सब कुछ बिक गया और जीविकोपार्जन के लिए किसी दोस्त ने उसे उड़ीसा का रास्ता दिखाया, घर से बहुत दूर अपने पति के सुधरने की आस लिए सोनम अपने बच्चों को लेकर उड़ीसा चली गई। अनजान शहर और अनजान नगर में किराए का मकान लेकर कुछ दिन तो सूरज ने मजदूरी करके ठीक से काटे। बाद में वहाँ भी उसने अपना एक गिरोह बना लिया था। गाहे बगाहे पुलिस घर पर आती ही रहती थी और चोर सिपाही का खेल चलता ही रहता। इलाज के अभाव में उसकी पुत्री भी चल बसी थी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि वह अपने जीवन यापन की उम्मीद लेकर अपने माता पिता के घर न आई हो। माता पिता वृद्धावस्था की बीमारियों के साथ बिस्तर पर लगे खुद अपने बेटे बहुओं के सहारे दिन काट रहे थे। भाभियाँ अपने कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के सर पर गालियाँ बकने वाले सोनम के बच्चों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। सोनम के बच्चे तो डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को भी हैरान होकर देखते थे। अपने कमरे में भाभियों को सोनम के बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वे कुछ चुरा न लें। उसी परिवार की स्वाभिमानी सोनम भूख से मरना तो स्वीकार कर लेती, लेकिन अपने ही घर के लोगों का यह व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। कभी अपनी बहनों के पास भी चली जाती तो किसी की सास, किसी की ननद या किसी बहन का पति ही ऐसा असहज व्यवहार करता कि वह बेचैन होकर वापस अपने उड़ीसा वाले घर में ही चली जाती थी। नज़दीक ही ससुराल के घर में भी उसका कोई हिस्सा नहीं बचा था। अमीर परिवारों की इकलौती गरीब जब कभी भूखे पेट अपने बच्चे के साथ दिन काटती तो यही सोचती थी कि काश उसके माता पिता ने
उसकी शादी की बजाय अगर उसे कुछ पढ़ा दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। घूंघट करके घरों में बर्तन मांजने का काम भी उसे स्वीकार्य था, परंतु सूरज का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए कोई भी उसे अपने घर में काम पर नहीं रखता था। कुछ दिन पहले ही उसने रोते रोते बहन को बताया था कि उसका बेटा भी पिता की राह पर ही चल निकला है और अब की बार पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई। अच्छी बातें तो सब करते हैं, पर सहारा कौन देता है। उसके बाद काफ़ी समय से सोनम का किसी को भी कोई फ़ोन नहीं आया। बहनें आपस में सोनम के बारे में बात करके ही अपने कर्तव्य का इतिश्री कर रही थीं। भाई अपने घर के कामों में व्यस्त थे। कमोबेश यही हालत भाभियों की भी थी। सोनम का फ़ोन भी बंद पड़ा था। हम जैसे सामाजिक प्राणी उसके विषय में बातचीत तो कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ करने की ना हमारी हिम्मत थी और ना ही शायद हमें कोई ज़रूरत। हम तो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। हाँ, परमात्मा से उसकी कुशलता की प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह समाज पतन की ओर जा रहा है। रिश्तों का और प्यार का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यह बातें करते हुए कभी भी किसी ने अपने मन में झांकने का प्रयत्न किया है कि कहीं समाज के इस पतन में हमारा खुद का तो कोई योगदान नहीं है। धन्यवाद जी। आपके मन में भी अगर कुछ भी आए तो कृपया कमेंट के द्वारा सूचित करें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।